दिल्ली से मात्र 60 किलोमीटर दूर मेरठ शहर में एक जगह है गुदड़ी बाजार। वहां पर एक फार्म हाउस के गेट से लगातार खून बाहर निकल रहा था। सुबह सुबह का वक्त था। कोई राहगीर वहां से निकल कर जा रहा था और इसी बीच वो उस घर की बैल बजाता है, उस फार्म हाउस की, और उनको बताता है कि आपके गेट के अंदर से लाल लाल क्या निकल रहा है। घर के अंदर थोड़ी अफरा तफरी सी होती है और कुछ देर बाद सब खामोश हो जाते हैं और धीरे धीरे वक्त गुजरता है और उसके कुछ देर बाद फार्म हाउस का पूरा गेट खुलता है। बाहर एक कार खड़ी थी सड़क के दूसरे किनारे पर। पूरा ट्रैफिक बादस्तूर जारी है। कारें, साइकिलें, स्कूटर, रिक्शे वहां से गुजर रहे हैं और दो इंसान एक लाश को उठाकर लाते हैं और उस कार की तरफ बढ़ते हैं। पूरा ट्रैफिक उस लाश को लिए हुए उसको पास करते हैं। कार की डिग्गी खोली जाती है और उस डिग्गी में उस लाश को डाल देते हैं। उसके बाद फिर वो फार्म हाउस के अंदर जाते हैं। दूसरी लाश इसी तरीके से फिर लेकर आते हैं और डिग्गी के अंदर डालते हैं और उसके बाद तीसरी लाश को वो इसी तरीके से लाते हैं, लेकिन वो लाश डिग्गी के अंदर आ नहीं रही थी और उसको वो ज़बरदस्ती से, जैसे कोई बैग वगैरह ठूस रहे हो डिग्गी में या कोई कपड़ा, इस तरीके से ज़बरदस्ती उसको उसके अंदर उसको ठूसते हैं और बहुत ज़बरदस्ती उसकी डिग्गी के बंद करते हैं। उसके बाद वे उसके उसी कार के अंदर बैठते हैं और एक दूसरी कार उस फार्म हाउस के अंदर से निकलती है। ट्रैफिक खुलता है और ट्रैफिक चलना शुरू होता है और वो कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके बाद भी खून उसके अंदर से टपक रहा है, लेकिन किसी को भी ये परवाह नहीं है कि कोई पुलिस को फ़ोन कर दे और किस तरीके से लाशें लेकर जा रहे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और गाड़ी आगे बढ़े जा रही है। लेकिन यहाँ पर उनकी कुछ किस्मत ख़राब थी। गाड़ी ख़राब हो जाती है या उसका डीजल या पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और उनको लगता है अब कहाँ इसके चक्कर में पड़े, और उस कार को वहीं पर छोड़ते हैं। और जो पीछे दूसरी कार आ रही थी वो सब उसमें से उतरते हैं और दूसरी कार में बैठते हैं और उस कार को बिल्कुल बीच रोड पर छोड़कर वो चले जाते हैं। थोड़ी देर तक वो कार ऐसे ही खड़ी रहती है और उसके बाद कोई आदमी देखता है उसके अंदर से खून टपक रहा है और फिर वो पुलिस को फ़ोन करता है। तब वहाँ पर पुलिस आती है और उसके बाद इसकी कार्रवाई शुरू होती है। और कहानी है 23 मई 2008 की, मेरठ के गोदरू बाजार से। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी मेरठ से है। यहाँ पर एक कर्नल रहा करते थे और उनकी दो बेटी थी। बड़ी बेटी का नाम शिवा और एक छोटी बेटी, और उनकी पत्नी किसी प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल थी। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी और कर्नल साहब की ये ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी भी भारतीय सेना में भर्ती हो। लेकिन जो लड़की थी शिवा, वो किसी भी कारण से भारतीय सेना में भर्ती नहीं हो पाती और यहाँ पर जो कर्नल साहब का सपना अधूरा रह जाता है। और उनको एक दूसरा आइडिया ये आता है, वो सोचते हैं चलो, अगर मेरी बड़ी बेटी भारतीय सेना में भर्ती नहीं हो पाई तो क्यों ना मैं किसी भारतीय सेना के जवान से ही इसकी शादी कर दूं। तो जो मेरा दामाद होगा वो एक सैनिक होगा। और वो उसके बाद फिर किसी भारतीय सेना के जवान को अपनी बेटी के लिए तलाश करना शुरू करते हैं। और इसी बीच उनको दिल्ली में एक रिश्ता आता है जो भारतीय सेना में कैप्टन था और शिवा की शादी कैप्टन साहब से कर दी जाती है। अब शिवा दुल्हन बनकर दिल्ली आ जाती है और वो अपने पति के साथ दिल्ली में रहने लगती है। कुछ दिन ठीक ठाक गुजरते हैं और इसी बीच कर्नल साहब की मृत्यु हो जाती है। अब उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी मेरठ में अकेली रह जाती हैं और उनको लगता है कि हमें कुछ कारोबार करना चाहिए। अब कर्नल साहब की बेटी और उनकी पत्नी दुबई चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर गारमेंट का कारोबार कर लेते हैं। अब काम उनका ठीक ठाक चलने लगता है और इधर शिवा अपने पति के साथ कुछ दिन तक खुश रहती है। शादी को करीब 2 साल होने वाले होते हैं और इसी बीच शिवा की कैप्टन साहब के साथ मनमुटाव शुरू हो जाता है। अब क्योंकि जो उनकी माँ थी और उनकी बहन थी शिवा की, उनका कारोबार अच्छा खासा चल रहा था और वो यहाँ पर घर पर रहती थी। धीरे धीरे मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि कैप्टन साहब और शिवा कोर्ट के अंदर डिवोर्स का फाइल कर देते हैं। अब एक तरीके से यहाँ पर शिवा पूरी तरह से आज़ाद हो जाती है। अब क्योंकि पिता की मृत्यु हो चुकी थी कर्नल साहब की और पति से डिवोर्स फाइल हो चुका है और उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं रहती, तो वो कभी मेरठ रहती और कभी अपनी माँ और बहन के साथ पास दुबई चली जाती। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है एक सुनील नाम के लड़के से। अब दोनों मिलने जुलने लगते हैं, एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और धीरे धीरे एक तरीके से उनका अफेयर शुरू हो जाता है। अब ये सब चल ही रहा था। अब शिवा का बस यही था कि कभी वो दुबई जाती, कभी वो मेरठ जाती। जो कैप्टन साहब थे दिल्ली के, उनसे उसका कोई ऐसा मतलब रहा नहीं। और एक रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम था इजराल। ये एक अरबपति इंसान था, बहुत अमीर।
और इसका मीट का कारोबार था और ये उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला था। अब यहाँ पर शिवा इधर सुनील को डेट कर रही है और उधर इजराल को कर रही है, क्योंकि पहले उसको लग रहा था कि सुनील ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको इजराल मिलता है और इजराल से उसकी मुलाकात होती है, अब क्योंकि वो अरबपति आदमी था और जब भी किसी को फैसला लेना होता है तो हमेशा पैसा ही जीतता है, तो यहाँ पर भी यही होता है। शिवा को लगता है कि हर तरीके से सुनील से बेहतर ये इजराल रहेगा, क्योंकि वो अरबपति है और सुनील इतना मालदार नहीं है जितना मालदार इजराल है। और वो धीरे धीरे सुनील को किराना करने शुरू करती है और इजराल के साथ ज़्यादा टाइम वक्त गुजारने लगती है। और इसी बीच वो अब इजराल को सारी बातें बताती है कि उसका कैप्टन के साथ डिवोर्स का कोई केस चल रहा है। अब क्योंकि इजराल काफ़ी मालदार था, अब ये कोई बड़ा वकील कराता है और बड़ी आसानी के साथ उसका डिवोर्स हो जाता है। अब कैप्टन के साथ उसका बिल्कुल रिश्ता ख़त्म और इजराल के साथ उसका रिश्ता शुरू हो जाता है। इधर बीच में सुनील को यह महसूस होता है कि जो उसकी प्रेमिका है शिवा, वो धीरे धीरे उससे साइड होती चली जा रही है। एक तरीके से सुनील डिप्रेशन में चला जाता है और उसको शिवा की वही यादें आनी शुरू होती हैं कि वो उसका फ़ोन नहीं उठा रही है या उससे मिल नहीं रही है और उससे बहाने कर रही है। अब कई बार ऐसा होता कि उसको पता था शिवा किस टाइम घर से निकलेगी, तो वो उससे जाकर मिलने की कोशिश करता। अब शिवा एक तरीके से उससे बचना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसको अब ये लगने लगता है कि अब ऐसा क्या किया जाए जो सुनील से उसका पीछा छूट जाए। और इसके लिए फिर वो एक प्लान बनाती है। प्लान उसका ये था कि वो इजराइल से जब मिलती थी तभी उसको बोलती थी कि एक लड़का है जिसका नाम है सुनील और वो मुझे बहुत परेशान करता है और वो कभी कभी मेरा पीछा करता है, कभी मेरे साथ बदतमीजी करता है। और उसके दो दोस्त हैं और वो कई बार मेरा रास्ता रोक लेते हैं और बार बार मुझे फ़ोन करते रहते हैं। अब क्योंकि ये जो इजराइल था एक अमीर आदमी था और इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में जो अमीर आदमी होता है वो इन चीज़ों से सबसे बचता है और वो शिवा को समझाता रहता है कि तुम पुलिस कंप्लेंट करो या तुम इस तरीके से करो। लेकिन शिवा धीरे धीरे जब भी उससे मुलाकात हुई तभी उन तीन लड़कों की बात लेकर बैठ जाती कि आज वो वहाँ मिले थे, आज उन्होंने ये किया, आज उन्होंने ये किया। दरअसल वो ये चाह रही थी कि इजराइल के दिमाग में इतना गुस्सा और इतनी नफरत हो जाए उन तीनों के प्रति, जो उनसे पीछा छुड़ाने में इजराइल मेरी मदद करे। और उसके लिए उसको ये उसका प्लान यही था कि वो बार बार इजराइल को उनकी हरकतों के बारे में बताए और वो ये बताए कि मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी होने वाली पत्नी या तुम्हारी प्रेमिका को कोई इस तरीके से छेड़ रहा है तो तुम्हारा खून क्यों नहीं खोल रहा है। अब क्योंकि इजराइल भी एक इंसान ही था, वो उसको भड़काती रहती है। अब यहाँ पर इसको इजराइल को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि बताओ इसका क्या करना है। तो वो कहती है मैं यही चाहती हूँ किसी भी तरीके से मेरा इनसे पीछा छूट जाए और मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊँ। तो इजराइल कहता है अब इसके लिए क्या करना है। तो वो बताती है कि तीनों मेरठ के ही रहने वाले हैं। अब क्योंकि जो इजराइल था इसका फार्म हाउस भी मेरठ के गोदड़ी बाजार में था और जो शिवा ये भी मेरठ की ही थी, तो उनका पता लगाना इजराइल के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था और उसके पास ऐसे बहुत सारे नौकर चाकर थे जिससे उसको बड़ी आसानी से उसका पता चल गया। और वो अपने साथी से कहता है कि तुम उसके साथ दोस्ती करो इन तीनों के साथ और किसी दिन उसको दोस्ती इतनी बढ़ा लो कि किसी दिन दारू के लिए उनको तुम फार्म हाउस पे ले आना। और होता भी यही है, जो इजराइल का आदमी था वो धीरे धीरे तीनों से दोस्ती बढ़ाता है और उसके बाद वो एक दिन उनको शराब पिलाने के लिए इजराइल के फार्म हाउस पर ले आता है। तो वहाँ से वो पहले ही तैयार बैठे थे और उसके बाद दारू पार्टी उनकी शुरू होती है, जहाँ पर वो तीनों को इतनी शराब पिला देता है कि वो होश में ना रहे और वो खुद भी दारू पीते हैं। और उसके बाद इजराइल आता है, इजराइल भी दारू पीता है और इजराइल भी इतनी दारू पी लेता है कि उसको होश ही ना रहे। और उसके बाद फिर ये आ जाते हैं मुद्दे पे कि तुम मेरी प्रेमिका शिवा के साथ ऐसा क्या कर रहे हो और तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो। अब उनका नशा एकदम गायब। अब वो सोचते हैं कि हम तो यहाँ पर आए थे दारू पीने के लिए, किसकी बात कर रहा है। उसके बाद इजराइल एक पाइप लेकर आता है और उस पाइप से उन तीनों की पिटाई करनी शुरू कर देता है और उनको इतना मारता है कि मार मार कर उनका दमरा कर देता है। वो माफ़ी मांगते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं और कहते हैं कि हम दोबारा से शिवा के रास्ते में नहीं आएंगे, भाई तुम हमें मत मारो। लेकिन यहाँ पर जो इजराइल था उसको शराब का नशा इतना चढ़ जाता है, वो अंदर जाता है और अंदर से तलवार लेकर आता है और तलवार से फिर उनके बदन को काटना शुरू कर देता है। अब चूंकि जवान लड़के थे, जो इनकी उम्र थी, एक की 23 साल, एक की 24 साल और एक की 27 साल, तो खून बहना शुरू हो जाता है। और उसके बाद इजराइल फिर घर के अंदर जाता है और उस कमरे के अंदर से एक रिवॉल्वर निकाल कर लाता है और उसके बाद तीनों को बारी बारी से वो गोली मार देता है। अब जो कि शराब का नशा इतना था, अब इनको ये पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या किया। और उसके बाद जो फार्म हाउस का गेट था
तीनों की लाश को घसीटते हुए गेट के पास डाल देते हैं। और अब जितने भी वहाँ पर आदमी थे, करीब 12 आदमी थे, सब के सब सो जाते हैं। अब सुबह को जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि कोई बैल बजा रहा है कि तुम्हारे घर के अंदर से बहुत सारा खून बाहर सड़क पर आ चुका है। और वहाँ से वो इजराइल के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि रात जो हमने उनकी हत्या की थी और आपने उनको गेट पर डलवा दिया, गेट से उनका जो खून बहकर सड़क पर चला गया और बाहर जो है लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब इजराइल जो अमीर आदमी था उसको लगता है कि इसका कोई ऐसा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, चलो कोई बात नहीं, उठते हैं। और वो उठकर फार्म हाउस के अंदर ही एक कार खड़ी थी, उसकी डिग्गी में वो तीनों लाश को डालनी शुरू करते हैं। लेकिन कार वो छोटी थी और उसके अंदर वो लाश नहीं आ पाती। अब यहाँ पर जो इजराइल की बड़ी गाड़ी थी वो सड़क के दूसरी तरफ खड़ी थी। इजराइल फार्म हाउस का गेट खोलता है और बड़ी बेफिक्री से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, तीनों लाशों को एक एक करके डिग्गी के अंदर डालता है। अब सब ये देख रहे हैं कि लाश है और उनसे खून टपक भी रहा है और पहले से भी खून सड़क पे पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी आदमी पुलिस को फ़ोन नहीं कर रहा। और इजराइल बारी बारी से तीनों को डिग्गी में डालते हैं, ठूंसते हैं और उसके बाद गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक खुलता है। लेकिन उसका डीजल या पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से उस गाड़ी को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। और जैसे ही पुलिस को कोई व्यक्ति फ़ोन करता है कि कार सड़क पे खड़ी है और उसमें से खून टपक रहा है, अब पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है और वहां से उसकी जांच शुरू होती है। अब जांच में कोई इतनी मुश्किल पुलिस को थी नहीं, क्योंकि गाड़ी जो है उसी के नाम थी। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से एड्रेस निकाला जाता है और पुलिस वहां पर पहुंचती है। और जब फार्म हाउस पर पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि वहां पे भी खून है, जो दूसरी गाड़ी है उसके अंदर भी खून है। तो जाहिर सी बात है, सारे काम इजराइल के हैं और पुलिस उसको दबिश डालती है और वो इधर उधर पहले भागता है और उसके बाद पुलिस उसको पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद एक एक करके पुलिस वहां पर 12 गिरफ्तारी करती है, जिसमें शिवा भी शामिल थी। इजराइल बताता है कि ये सारा कांड शिवा के भड़काने की वजह से हुआ है और मैं तो इस तरीके का आदमी हूँ ही नहीं, मेरा अच्छी खासी जो मीट एक्सपोर्ट का काम है और मैं अरबपति आदमी हूँ। एक तरीके से वो पुलिस को पैसे देने की कोशिश करता है या उसको ऑफर करता है। लेकिन यहाँ पर बात बहुत आगे जा चुकी थी, क्योंकि सड़क पे सब लोगों ने देखा था जो ब्लड के ट्रेसेस दोनों कार के अंदर मिलते हैं और यहाँ पर 12 गिरफ्तारी हो जाती है। अब 2008 को ये सारी गिरफ्तारी होती हैं और हमारे देश का कानून का लचीलापन इतना है कि 2010 को उनकी जमानत भी हो जाती है। इतना भयंकर जुल्म, इतना दर्दनाक, इतनी बर्बरता, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद भी 2 साल बाद ही इनकी जमानत हो जाती है और जमानत होने के बाद फिर केस चलता रहता है और धीरे धीरे तारीख पे तारीख चलती रहती है। अब 2008 का ये घटनाक्रम था। 2010 से वो लोग जमानत पे थे, शिवा जमानत से बाहर आती है और उसके बाद सीधी दुबई चली जाती है। अब यहाँ पर हमारे देश के कानून का लचीलापन ये था कि 3 हत्या, वो भी इतने बुरे तरीके से, और उसके बाद 2 साल बाद ही उनकी जमानत हो जाती है और जमानत के बाद वो सीधी दुबई चली जाती है। जबकि बहुत सारे ऐसे केस आपको मिल जाएंगे देखने को कि जब भी किसी की जमानत होती है तो उसका पासपोर्ट कोर्ट अपने पास रखवा लेती है, जिससे वो देश के बाहर ना जा पाए। और बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि अपराधी शहर के बाहर नहीं जाना चाहिए, जिसको हम तड़ी पार भी बोलते हैं अपनी भाषा में। लेकिन शिवा, इतना भयंकर जो प्लान बना था उसका, और सारे काम शिवा की वजह से ही हुए थे। जैसे ही 2010 में उसकी जमानत होती है और वो दुबई चली जाती है और दुबई उसके आना जाना लगा रहता है बेफिक्री के साथ, जब मर्जी वो आती, जब मर्जी चली जाती है। और धीरे धीरे ये जो केस है एक तरीके से घिसटता रहता है, तारीख पे तारीख चलती रहती है। अब 5 अगस्त 2025, यानी कि ठीक 16 साल के बाद कोर्ट से इसका फैसला आता है। और इन 12 अपराधियों के खिलाफ जो फैसला आता है, जब तक इनमें से 2 की तो अपने आप ही मौत हो चुकी है, जो बाकी बचे 10 अपराधी, इनको कोर्ट उम्र कैद का फैसला सुनाती है। अब शिवा को ये लग रहा था कि इतने दिन हो चुके हैं और इजराइल को इस केस में कुछ हो ही नहीं रहा है, और धीरे धीरे 16 साल कब गुजर गए और अपराधी बाहर घूमते रहते हैं। लेकिन 16 साल बाद इसका फैसला आता है और ये फैसला भी कोई ऐसा नहीं है कि इसमें जमानत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे तो बहुत सारे लोगों की इन 12 में से तो ये भी हो सकता है जब तक अपने आप ही मौत हो जाए, जैसे इन 2 की हो चुकी है। और इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजरता रहेगा और तारीख पे तारीख चलती रहेगी। तो कुल मिलाकर कहानी का सार ये था कि एक मीट का इतना बड़ा व्यापारी जो खुद अरबपति है, एक लड़की के चक्कर में 3-3 मर्डर करता है और उसके इतने सारे गवाह और करीब 12 आदमी को उसमें शामिल करता है, जिसकी उसे कोई जैसी ज़रूरत ही नहीं थी।
जिसके पास किसी चीज़ की कमी ही नहीं है, लेकिन एक लड़की के प्यार में वो इतना पागल होता है कि 3 मर्डर करता है और उनको लाशों को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है और किस तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब करता है। और यहाँ पर एक ये शिवा एक लड़के से सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए, और जो जो लड़के थे स्टूडेंट थे और पूरे धरने प्रदर्शन पुलिस पे इस चीज़ का दबाव भी बनता है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए उनकी हत्या ही करा देती है। ये तो उसको इतना भड़काती है कि वो उनकी हत्या कर दे। तो ये थी आज की सच्ची घटना। इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 8 बजे किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।